अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ योर ओ लेवल्स इस्लामियत इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ैद। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पार्ट बी की अटेम्प्टिंग टेक्निक देखेंगे। लास्ट 2 वीडियोस मैंने जो बनाई, लास्ट 2 क्लासेस में जो हमने पढ़ा, वो हमने ये पढ़ा कि भाई हमें किस तरह से ए स्टार अचीव करना है अपने सिलेबस में, अपने पेपर के अंदर, और किस तरह से पेपर हमारा आता है, उसका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट बी अटेम्प्टेड टेक्निक। अच्छा देखो, पार्ट बी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग जो स्टूडेंट्स को लगती है। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डूइंग पार्ट बी। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे अगर पार्ट बी के अंदर, तो समझो कि आप 2 मार्क्स भी आपके लिए लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि देखो, पार्ट बी को जितना कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स समझते हैं ना, उतना होता नहीं है। पार्ट बी के अंदर टोटल 4 मार्क्स का आपका पार्ट बी होता है। उसमें से 2 मार्क्स अचीव करना तो बहुत ईजी टास्क है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने करना क्या है कि भाई आपने उन 2 मार्क्स को अचीव करने के लिए कोई भी एक पॉइंट आपके जहन में आ जाएगा। देखो, पार्ट बी में आपको, देखो जब नोट्स में पढ़ाया जाएगा तो आपको मोस्टली 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और आप सवाल देख के कोई ना कोई एक पॉइंट आपके जहन में आ जाए, आपने उसका रीज़न स्टेट करना है। ठीक है भाई, उस पॉइंट का रीज़न स्टेट करना है, यानी कि उस पॉइंट को स्टेट करना है। फिर आपने एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, एग्जाम्पल देनी है या उस रीज़न को एक्सप्लेन करना है। और जब आप ये काम कर लेंगे तो डेली लाइफ में आप उसका बेनिफिट बता देंगे, तो ये गारंटीड आपके 2 मार्क्स हो गए। हो सकता है आपने अगर इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हो तो एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स भी दे दे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पार्ट बी इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पार्ट बी बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है, बस मसला ये है कि प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़। जैसे मैथ्स है, मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकती। विदाउट पास पेपर्स, मैं ओ लेवल्स मैथ्स और ए लेवल्स मैथ्स को पास करना पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह विदाउट पास पेपर्स पार्ट बी में 4 आउट ऑफ 4 लेना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी मार्किंग स्कीम, जब भी आप देखेंगे, आप एक लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा नोट करेंगे, वो है ये वाला AO2 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, ऑल पार्ट बीज टेस्ट योर नॉलेज। ठीक है, अब ये AO2 क्या है? AO2 का मतलब है कि आपकी नॉलेज, ऑल पार्ट बीज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कर देंगे क्योंकि हमसे भी मिस्टेक हो सकती है। हम भी क्या हैं, इंसान हैं, इसलिए हम भी प्रैक्टिस में रहेंगे। ठीक है भाई, ऑल पार्ट बीज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसका अटेम्प्टिंग पैटर्न क्या होता है वो मैंने आपको ऊपर समझाया। मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई इसका अटेम्प्टिंग पैटर्न क्या है। अटेम्प्टिंग पैटर्न भाई इसका ये है कि आप सबसे पहले रीज़न या फिर आप ओपिनियन अपना स्टेट करेंगे। ठीक है भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सवाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपसे पार्ट बी ने पूछा है कि भाई आप किस तरह से, मतलब आप नमाज किस तरह से आपकी डेली लाइफ अफेक्ट कर सकती है, तो आप क्या बता सकते हैं कि भाई रीज़न क्या देंगे आप भाई इसका, कि नमाज मेरी डेली लाइफ इसलिए अफेक्ट करती है कि नमाज से मुझे सुकून मिलता है। अब उसकी एग्जांपल देंगे किस तरह से सुकून मिलता है, कि भाई मुझे दिली सुकून मिलता है और मुझे टेंशन्स नहीं होती। ठीक है, ये आपने बता दिया। डेली आप अपनी बेनिफिट देंगे इसका। इसके बेनिफिट क्या होता है कि इससे मेरी लाइफ में स्ट्रेस कम रहता है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसका क्या है, आपको एग्जाम्पल स्टेट करनी है विद एक्सप्लेनेशन। या तो एग्जाम्पल स्टेट कर दो या एक्सप्लेनेशन दे दो उस चीज़ की। ठीक है, एग्जाम्पल स्टेट करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में उसको रिलेट करोगे किससे, डेली लाइफ से, या फिर उसका बेनिफिट बताओगे। ठीक है, रिलेट टू डेली लाइफ या फिर उसका बेनिफिट। ठीक है, ये यूनिवर्सल पैटर्न है पार्ट बी को करने का। आप किसी भी टीचर के पास चले जाओ, वो आपको मोस्टली हर टीचर आपको यही पैटर्न बता रहा होगा। और अगर कोई टीचर इससे हट के पैटर्न बताता है तो देखो, वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा वो गलत होगा, लेकिन उसने अपने पैटर्न्स बनाए हुए होंगे, तो वो उस हिसाब से आपको बता रहा होगा। अच्छा देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं यार हम पार्ट बी ना हम मेमोराइज़ कर लेंगे। ठीक है, हम याद कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा याद कर लेंगे, क्योंकि ये वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनोगे। मुझे एक बात बताओ, आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बहुत बड़ा सिलेबस है, आपके एक हैंडआउट में 22 क्वेश्चंस हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मैं अपने अगर नोट्स दूंगा उसमें अगर मैं कहूँ कि 22 क्वेश्चन हैं हैंड आउट 1.4 के अंदर, और उसमें से हर क्वेश्चन का, ठीक है, ईच क्वेश्चन यानी कि एक पार्ट ए के 3 पार्ट बीज है, ठीक है। तो भाई आप कितने पार्ट बीज याद कर लोगे, और ज़रूरी तो नहीं कि वही पार्ट भी रिपीट हो जाए। मैं मानता हूँ पार्ट भी रिपीट होते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, थोड़ा सा घुमा के दे देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार रिपीट हो, कुछ दफ़ा नए भी आ जाते हैं। तो मुझे खुद बताओ कि एक पार्ट ए के 3 अगर पार्ट बीज हैं तो आप कितने याद कर लोगे, ठीक है। बहुत, अब जैसे मैं आपको जो अभी एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल पार्ट भी दिखाऊंगा, ये वाला बहुत दफ़ा है, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके पॉइंट्स बहुत आराम से याद हो जाएंगे आपको, और ये पूरा पूरा आंसर याद हो जाएगा बल्कि। लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होगा ना अगर ये पेपर में नहीं आया तो आपको तो यूनिवर्सल पैटर्न पर रह के प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं एक चीज़ समझा दूँ, पार्ट ए के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखो पार्ट ए के लिए मेमोराइजेशन है, ठीक है। पार्ट ए के लिए क्या है, मेमोराइजेशन, ठीक हो गया। और पार्ट बी के लिए मेन काम है प्रैक्टिस, ठीक है। पार्ट ए की अगर आप प्रैक्टिस देखो पार्ट ए की भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नहीं भी करते तब भी वो याद तो हो जाता है ना। पार्ट बी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से, अब जब प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, जब प्रैक्टिस करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। जब मैथ्स का कोई सवाल लेके बैठते हो, वो नहीं हो रहा होता, उसकी प्रैक्टिस करते हो, करते रहते हो, एक टाइम होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है, दिमाग में पैटर्न बैठ जाता है, हो जाता है सॉल्व उसके बाद। तो उस प्रैक्टिस से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। अच्छा अब देखते जाओ, अब आपको एक सवाल दिया गया है कि भाई मुझे बताओ, मेमोराइजिंग द कुरान इज़ नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द कुरान इज़ प्रिजर्व्ड एज बुक, डिस्कस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अच्छा अब देखो मेमोराइजिंग, अब ये सवाल है क्या कि भाई कह रहे हैं कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ आपको कि कुरान को आप मेमोराइज़ करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बुक फॉर्म में प्रिजर्व हो गया है। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करें, एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, तो हम ऑब्वियसली जो है वो हम इस स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रहे होंगे। क्यों डिसएग्री करेंगे, क्योंकि हमें पता है कुरान को मेमोराइज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको इसमें ये आ जाता है कि देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका ये आ सकता है कि हिफ्ज़ करने वालों के हार्ट में कुरान प्रिजर्व्ड हो जाता है, ठीक है। हिफ्ज़ से कुरान प्रिजर्व्ड इन योर हार्ट्स, कुरान आपका आपके दिलों में प्रिजर्व हो जाता है। इसी तरह से जब बैटल ऑफ यमामा हुई थी तो बहुत सारे हुफाज का इंतकाल, मतलब बहुत सारे हुफाज शहीद हुए थे, तो उसमें फिर बुक फॉर्म में आया, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होता था, बैटल ऑफ यमामा से पहले क्या होता था कि जब कुरान बुक फॉर्म में नहीं था तो वो हुफाज ही जो है वो उस कुरान को जो है वो डिक्टेट करते। तो ये दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका। तीसरा पॉइंट हो सकता है, हम एक दफ़ा ना इसका आंसर पढ़ते हैं ताकि हम देख सकें कि भाई क्या क्या पॉइंट आंसर में दिए हुए, फिर हम अपने कुछ पॉइंट्स जहन में बिठाएं। तो सबसे पहला, फर्स्टली मेमोराइजिंग द कुरान नोन एज हिफ्ज़ कीप्स इट सेफली प्रिजर्व्ड इन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम। प्रिंटेड बुक्स और ऑनलाइन कॉपीज कैन कंटेन मिस्टेक्स or be altered, but millions of Hufaz around the world have the exact same Quran memorized word for word, making it impossible to change. This protects the whole Muslim community from any errors that could appear in printed versions. अच्छा देखो, जब अभी हमने जब अपनी क्लास को शुरू किया तो हमने एक पैटर्न पढ़ा पार्ट बी को अटैम्प्ट करने। वो पैटर्न क्या था, मेरे साथ आके देखना। वो पैटर्न ये था भाई कि आप क्या करेंगे, आप जो है रीज़न ओपिनियन देंगे, फिर आप एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देंगे और डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। आए हम ज़रा देखें कि इसमें हमारे पास रीज़न और एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास ओपिनियन क्या है, हमारे पास डेली लाइफ क्या है, हमारे पास बेनिफिट क्या है, वो हम सब इस आंसर में अब देख लेते हैं। अच्छा देखो, इवन दो कुरान इज़ easily available in books and phones, memorizing it is still very important for many reasons. ठीक है। अच्छा अब आप आ जाओ, ये आपका पहला पॉइंट। अब पहले पॉइंट में हम आपका रीज़न देखने जा रहे हैं। मेमोराइजिंग द कुरान नोन एज हिफ्ज़ कीप्स इट सेफली प्रिजर्व्ड इन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम्स। ये आपका है रीज़न, ठीक हो गया। ये आपका क्या है, रीज़न हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका बेनिफिट। अब हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन कि भाई प्रिंटेड बुक्स और ऑनलाइन कॉपीज़ कैन कंटेन मिस्टेक्स और दे कैन बी ऑल्टर्ड,
but millions of Hufaz around the world have the exact same Quran memorized word for word, making it impossible to change. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई एग्जाम्पल कि भाई कुरान इसलिए इम्पोर्टेंट था याद करना कि बहुत सारी कॉपीज़ जो हैं वो मिस्टेक्स कंटेन कर सकती हैं। प्रिंटेड बुक्स में मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो हुफ़ाज़ ने मिलियंस ऑफ हुफ़ाज़ ने जो याद किया हुआ है कुरान, वो एग्जैक्ट सेम कुरान मेमोराइज़ किया हुआ है वर्ड टू वर्ड, तो वो चेंज नहीं हो सकता। अब बेनिफिट देखना, दिस प्रोटेक्ट्स द होल मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम एनी एरर्स दैट कुड अपेयर इन प्रिंटेड वर्जन्स। तो ये हमारा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ये हमारे डेली लाइफ से भी रिलेट हो गया कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी को क्या बेनिफिट हुआ कि अब इससे होगा ये कि मुस्लिम कम्युनिटी एरर से बच जाएगी, ठीक है, गलत रास्त से बच जाएगी, सही राह पे चलेगी। इस प्रिंटेड वर्जन में जो मिस्टेक्स आ सकती हैं उससे वो बच जाएगी। अब इसका सेकंड पॉइंट भी है, तो सेकंड पॉइंट में आपका क्या होगा, ये वाला आपका रीज़न होगा, ठीक है भाई, ये वाला आपका रीज़न होगा, ये आपकी एग्जाम्पल आ जाएगी, और साथ साथ ये आपका जो है वो फिर नीचे आपका बेनिफिट आ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट भी इसी तरह से। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ कि पार्ट बी में एग्जामिनर कहाँ कहाँ मार्क्स काटता है और कहाँ कहाँ मार्क्स नहीं काटता, क्यों काटता है, क्या वजूहात होती हैं उसके मार्क्स काटने की, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम आ गए एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, अब मेरे साथ आओ। अब ये तो देखो, ये आपका है पार्ट ए का। अच्छा, पार्ट ए का जो है वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए वाली वीडियो में, उससे पहले हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देख लो पार्ट बी। अब ये कुरानिक पैसेजेस का पार्ट बी है। अब इसमें एग्जामिनर ने, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसने मार्क्स कितने अवॉर्ड किए हैं इस पार्ट बी में। अच्छा, उसके मार्क्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। हम ये देख लेते हैं कि कितने मार्क्स अवॉर्ड किए हैं उसने। अच्छा, टोटल मार्क्स वो देता है, टोटल मार्क्स 7 आउट ऑफ 8। इस 7 आउट ऑफ 8 का मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो आंसर है वो, ये आंसर एक्सेलेंट आंसर है। क्यों एक्सेलेंट आंसर है, आओ ज़रा हम इसका एक पार्ट भी पढ़ते हैं। बच्चे ने लिखा है, दिस पैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मुस्लिम्स एज दे नोन अबाउट। अच्छा, हम एक दफ़ा इसके वो पढ़ लेते हैं जल्दी से ना। एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स में जो एग्जामिनर ने बताया है वो पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट करेक्टली एड्रेसेस द क्वेश्चन एट द बिगिनिंग आफ्टर अ ब्रीफ मेंशन ऑफ द मेन थीम द रिस्पॉन्स लिस्ट इन कैलकुलेटिंग तकवा एंड जेन्युइन fear of God as the most important impacts of this passages on Muslim. Seeking God's help, considering Him the master of all, and generating a sense of accountability in Muslims, as listed here, are very strongly. मतलब कि एग्जामिनर ये बता रहा है, ये सारे पॉइंट्स से ये बता रहा है कि भाई इसके पॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे जिसकी वजह से इसको अच्छे से मार्क्स अवार्ड किए गए हैं, ठीक है। अब हम इसका ये देख लेते हैं एक दफ़ा, जो हमें पार्ट बी जो हमें ढूंढना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसका गिव वन एग्जांपल यूजिंग इजमा और कियास हैज़ बीन सिग्निफिकेंट फॉर मुस्लिम टुडे। तो आप ज़रा हम इसका पार्ट बी पढ़ें। इसका पार्ट बी हमें मिलेगा ये देखो। अच्छा, अब इसके पार्ट बी में टोटल, अच्छा आप ये देख लो, 11 आउट ऑफ 14 का मतलब क्या हुआ कि समझो 3 मार्क्स उसके इस क्वेश्चन में कटे, ठीक है। पार्ट बी में उसने क्या क्या अवार्ड किया हुआ है, 3 आउट ऑफ 4 अवार्ड किया हुआ है। अब क्यों 3 आउट ऑफ 4 अवार्ड किया हुआ है, और ज़रा देखते हैं। अच्छा, पढ़ो इसको ज़रा। मुस्लिम्स नाउ अडेज फेस मोर पर्सनल ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। दिस वॉज नोन बाय द होली प्रॉफिट ही देयर फॉर। अच्छा, अब ये देख लो, ये वो क्या बता रहा है, ये आपका वो ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। ये सारी ओपिनियन वाली कहानी है, यानी कि रीज़न्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से वो आपको ये देखो है, यहाँ से एग्जाम्पल दे रहा है वो आपको, ठीक है। उसने एग्जाम्पल दी, अब कियास के बारे में पूछा हुआ था तो यहाँ से उसने एग्जाम्पल दी, कियास की एग्जाम्पल उठाई, उसको दिया, और नीचे जाके देखो वहाँ पे उसने ये देखो, यहाँ से उसने बेनिफिट बता दिया इजमा और कियास का। तो उसने यहाँ पे जो हमारे पार्ट बी का पैटर्न है, जो कि पैटर्न है रीज़न और उसके बाद एग्जाम्पल और बेनिफिट, उसने ये पैटर्न फॉलो किया है, तो उसको 3 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। ये वाला पैटर्न फॉलो करने पे उसको 3 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल गए हैं। अब देखो, अब जैसे मैंने आप लोग को ये क्या बताया, रीज़न एग्जाम्पल बेनिफिट। अब इसका मतलब ये नहीं
कि जैसे मैंने बताया है रीज़न एग्जाम्पल बेनिफिट, बिल्कुल आप उसी तरह लिख के आओ एग्ज़ाम में। देखो ये अक्सर पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आप अपनी पार्ट भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से किया जाता है ना। अब जैसे इस स्टूडेंट का अगर आप एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स देखो तो इसने पहले रीज़न बताया, फिर एग्जाम्पल बताई, फिर क्यास की एग्जाम्पल डिफाइन करी और फिर एक साथ बेनिफिट बताया। तो हर क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपने रीज़न एग्जाम्पल और बेनिफिट को एवेलुएट करना है। ठीक है, अच्छा हम आगे चल के एक और कैंडिडेट रिस्पॉन्स देखते हैं पार्ट बी के लिए। ठीक है, कहाँ गया, ये देख लो भाई, यहाँ पे वो क्या अवार्ड कर रहा है, 2 आउट ऑफ 4 अवार्ड कर रहा है। अब पढ़ लो इसने 2 आउट ऑफ 4 अवार्ड क्यों किए। द कैंडिडेट प्रेजेंट्स अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ chaos डिक्लेयरिंग मॉडर्न डे ड्रग्स इलीगल, हाउ एवर नो इवेल्युएशन इज प्रेजेंटेड टू शो हाउ इट्स सिग्निफिकेंट फॉर मुस्लिम्स। तो ये वाली बात कौन सी बात है, ये वही बात है कि भाई बेनिफिट क्या है इसका डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, एग्जामिनर आपसे बेनिफिट मांग रहा है इसका डेली लाइफ के अंदर और स्टूडेंट ने वो नहीं बताया हुआ तो उसने मार्क्स काटे हुए। अब नीचे देखो, डिटेल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ chaos और द प्रोसीजर इन्वॉल्व आर नॉट रेलिवेंट। यानी कि उसने पार्ट ए की चीज़ें उठा के पार्ट बी में डाल दी हैं, यानी उसने डिटेल्स डाल दी हैं chaos की जो कि पार्ट बी में रिक्वायर ही नहीं थी। तो कभी भी पार्ट बी में जो है वो डिटेल्स आपने पार्ट ए की नहीं डालनी है, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, ये मैं एक दफ़ा आपके नोट्स में लिख देता हूँ क्योंकि कभी भी आपको ये वाला काम नहीं करना है। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई नेवर इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने पास भी नोट कर लीजिएगा। नेवर इंक्लूड पार्ट ए डिटेल्स इन पार्ट बी एज आंसर। पार्ट बी एज आंसर। अच्छा, ये एज आंसर का क्या मतलब है कि देखो डिटेल्स इंक्लूड कर सकते हो सिर्फ रेफरेंस देने के लिए, उसको रिलेट करने के लिए। ये नहीं कि आपने पूरी वो पार्ट ए की डिटेल ही उठा के पार्ट बी का आंसर में लिख दी। ये करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर रेफरेंस के लिए कर रहे हो तो फिर वो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, वो आपके मार्क्स नहीं काट सकता। अब एक दफ़ा हम इसका रिस्पॉन्स भी पढ़ लेते हैं। chaos इज़ वन ऑफ ऑल सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ नोन। अच्छा, अब देख लो ये वाली बात यहाँ से क्या पता चल गई कि इसने पार्ट ए वाली डिटेल डाली है। इट मीन्स टू कंपेयर chaos हैज़ बीन सिग्निफिकेंट फॉर मुस्लिम्स टुडे। ठीक है भाई, अच्छा इसने कहा है कि मीन्स टू कंपेयर, फॉर एग्जाम्पल पीपल डिडंट नो इफ़ कोकेन एंड न्यू ड्रग्स आर। अच्छा, ये उसने एग्जाम्पल दी तो इस पर उसको मार्क मिला है। प्रॉपर प्रोसेस फॉर chaos असल। अच्छा, अब ये देखो, असल ओरिजिनल प्रॉब्लम सुनना फ़र, मतलब असल फ़र और इल्ला वाली चीज़ जो ये बता रहा है, ये सारी पार्ट ए की डिटेल्स बता रहा है ये, तभी एग्जामिनर ने इसको मार्क्स नहीं दिया। और एंड में इसने एक और एग्जाम्पल दी जिस पर इसको 1 मार्क और मिल गया। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने लीलियंसी दिखाई है, उसने 2 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए। शायद कोई दूसरा एग्जामिनर हो तो वो ये भी अवॉर्ड ना करे, वो 1 मार्क अवॉर्ड करे। तो ये एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है। और अगर हम ये वाला रिस्पॉन्स देखें तो इसमें देख लो उसने क्या दिया है, 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, वो बार बार सिग्निफिकेंस की बात किए जा रहा है। अब जहाँ पे डिमांड कुछ और है क्वेश्चन की तो वो कुछ और बता रहा है। तो एक दफ़ा इसको भी पढ़ लो। इजमा ऑफ द मुस्लिम उम्मा इज़ सिग्निफिकेंट फॉर टुडेज मुस्लिम एज इट ब्रिंग्स टुगेदर पीपल ऑफ ऑल इंसेंटिवाइज। तो भाई अच्छा, अब ये पीपल्स को एक साथ तो लेके आता है, लोगों को एक साथ लेके आता है, किस तरह से लेके आता है वो इसने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो इस पे एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा पार्ट बी को अटैम्प्ट करने का टेक्निक। तो बस कुछ बातें जहन में रख लो पार्ट बी के लिए। एक तो जहन में रख लो कि पार्ट बी प्रैक्टिस के बगैर तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर पॉसिबल नहीं। ठीक हो गया, डेली के बेसिस पे कम से कम 2 पार्ट बीस प्रैक्टिस कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर पॉसिबल नहीं। ठीक है, पहले पार्ट एज भले से अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, तो चाहो तो अगले 2 महीने में पार्ट ए स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पार्ट बी की प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस के बगैर पॉसिबल नहीं है। पैटर्न अपने दिमाग में बैठा लो, रीज़न, ओपिनियन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, रिलेट टू डेली लाइफ, बेनिफिट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ऊपर नीचे करके भी दे सकते हो, स्कैटर भी कर सकते हो उसको, लेकिन ये तीनों चीज़ें इंक्लूड करो अपने एक पॉइंट के अंदर, तो एग्जामिनर जो है वो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो समझो उसको अच्छा लगता है, ये अट्रैक्टिव लगता है। अभी आपने एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स में भी देख लिया कि उसने किस चीज़ पर मार्क्स दिए, उसकी किस चीज़ पर मार्क्स काटें। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, और प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बगैर आप जो है वो पार्ट बी नहीं कर सकते। और याद रखना, पार्ट बी प्रैक्टिस से होता है और वही प्रैक्टिस आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाती है। तो पेपर में आप इतने ज़्यादा जो है वो समझ लो कि ट्रेन हो जाते हो कि आप बहुत आराम से पार्ट बी कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ और जहन में रख लो कि पार्ट बी के लिए आपके पास टाइम होता है 7 मिनट्स का।
लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे, जब आप एग्ज़ाम पास पेपर प्रैक्टिस करोगे, तो पास पेपर में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप टाइमर कितने का लगाओगे? टाइमर लगाओगे 5 मिनट्स का, ताकि आप एग्ज़ाम में 7 मिनट्स में कंप्लीट कर सको। और पास पेपर में 1.5 घंटे का टाइम होता है आपके पास, ठीक है? तो 1.5 घंटे का टाइमर लगाने के बजाय 1.25 घंटे का या 1 घंटे का टाइमर लगाओगे, तब जाके आप एग्ज़ाम में 1.5 घंटे में कर पाओगे पेपर आराम से विद क्रॉस चेकिंग। तो ये टाइम का ख़्याल रखना, और टाइमर लगा के ही हमेशा प्रैक्टिस करनी होती है इस्लामियत पीएसटी में, वरना आप शायद अपना पेपर अटैम्प्ट या पेपर कंप्लीट ना कर पाओ। बहुत सारे बच्चों का ये वाला मसला भी आता है, जिसकी वजह से वो अपना ग्रेड लूज़ करते हैं, वो ए ग्रेड से सी ग्रेड पे चले जाते हैं। तो यही था हमारी आज की क्लास में, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास जो मैं सोच रहा हूँ वो या तो पार्ट ए पे होगी हमारी, या फिर जो है वो हमारी होगी इंशाल्लाह सिलेबस के ऊपर, कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो वो इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम पे भी लगा दूँगा, जो टॉपिक आप लोग वोट करेंगे वो हम देंगे, और जो हमारे स्टूडेंट्स हमें बताएंगे तो वो टॉपिक हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। अब अभी के लिए बस यही है। इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रहा हूँ और क्लास भी एंड कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।